नमस्कार। खनिजों के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ दो मेहमान उपस्थित हैं। एक से आप परिचित हैं, शशिकर गुप्ता जी, जो खनिज और रत्न के विशेषज्ञ हैं। दूसरे हमारे साथ इस एपिसोड में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, आशीष तिवारी जी, जिनको भी खनिजों का और रत्नों का बहुत अच्छा ज्ञान है। इन दोनों लोगों के ज्ञान को हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो खनिज का विशेष एपिसोड चल रहा है, लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वह क्यों कहा जाता था और ऐसे क्या कारण हैं कि भारत को यह उपाधि मिली। अभी तक शायद आपने नहीं सुना होगा और एक फैक्ट के ऊपर, एक तथ्य के ऊपर आप सभी का हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी तक हीरे को, मतलब डायमंड को, भारतीय पत्थर कहा जाता था। उसे आप कहें कि यह पत्थर भारत में ही पाया जाता था, इसलिए उसे भारतीय पत्थर या इंडियन स्टोन के नाम से उसे बुलाया जाता था। 1725 में पहली बार डायमंड ब्राजील में मिला, जिसके बाद से दुनिया यह जानी कि यह डायमंड भी है और यह भारत के बाहर उपलब्ध है। तो आइए इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए और रत्नों के ऊपर चर्चा करने के लिए, खनिजों के ऊपर चर्चा करने के लिए हम अपने दोनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है अरोरा पिरामिड ऑफ होप, जिसके पास करीब 296 विभिन्न रंग के हीरे हैं। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, या फिर अगर देखा जाए तो पुराने जमाने की या फिर कुछ ऐतिहासिक पिक्चरें बनती हैं, कहानियां होती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि राजा महाराजा अपने मुकुट में या फिर अपने गले में जो हार पहनते थे उसमें रंग बिरंगे हीरे लगते थे या पत्थर लगते थे। तो हमारे इस देश में, हमारे भारत देश में अभी तक रंगीन पत्थरों के बारे में कहीं आपने चर्चा नहीं सुनी होगी या फिर बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं शशिकर गुप्ता जी से और हम ये जानना चाहेंगे कि आप डायमंड के बारे में या भारतीय पत्थर जो है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। रत्नों में केवल आप आइवरी, हाथीदार, अंबर, मतलब ये टाइप का एक जमावड़ा होता है। अगर कोई पेड़ से निकलता है, जो जिसे कोई कीड़ा वगैरह फंस जाए तो उसको घेर के, बहुत पुराने पेड़ों में तो वो अंबर उसको बोला जाता है। कीड़ा वगैरह उसमें कोई जीवाश्म आ जाता है। और अंबर और ये हाथीदांत, मोती और मूंगा, इन चार को छोड़ के जितने भी रत्न होते हैं सब खनिजी होते हैं। तो जिस डायमंड की आप बात कर रहे हो ये हार्डेस्ट होता है, इससे ज्यादा हार्ड इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो डायमंड केवल व्हाइट कलर में नहीं आते। डायमंड जैसे कि अभी आपने बताया कि 296 कलर के डायमंड मतलब होते हैं, तो होते नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी उन्हें 296 कलर मिले होंगे, और भी कलर हो सकता है डायमंड में। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मतलब इंडिया में आप कलर डायमंड की खरीद बिक्री नहीं सुनते हो। लेकिन अगर आप पुराने इतिहास में चले जाओ तो पुराने इतिहास में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका दरियाई नूर डायमंड, आपका दरियाई नूर डायमंड जो ईरान में, दरियाई नूर डायमंड जो है वो 182 कैरेट का पिंक डायमंड है। 182 कैरेट का पिंक डायमंड है और 182 कैरेट का मतलब वो 36 ग्राम, 36 ग्राम, और जिसकी कीमत 8 अरब 22 करोड़ 87 लाख और 70,000 रुपए के आसपास है। तो ये 12th सेंचुरी का डायमंड है। मैंने अभी आपने बताया कि 17th सेंचुरी तक तो केवल इंडिया में ही, मतलब जो है इंडिया ही जानती थी। तो 12th सेंचुरी का डायमंड दरियाई नूर ये ईरान में है हमारा, और 182 कैरेट, इससे बड़ा अभी तक जो है पिंक डायमंड नहीं मिला। इसके अलावा आप आ जाओ, ये ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में दूसरा डायमंड रखा है, ड्रेसडन ग्रीन बोला जाता है। इसको ड्रेसडन ग्रीन बोला जाता है। ये 41 कैरेट का है, 41 कैरेट का है, यानी कि 8.2 ग्राम, 8 ग्राम अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आप। और इसकी भी अंतरराष्ट्रीय कीमत आप ये मान के चलो लगभग 1 अरब के आसपास है, 57 करोड़ 60 लाख। ये तो बहुत काफी समय पहले की कीमत है जिसको बताया जा रहा है। उसी तरीके से
ये ड्रेसडन ग्रीन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा हुआ है। उसी तरीके से म्यूनिक जर्मनी में हमारा एक डायमंड और नासाक डायमंड, नासाक डायमंड जो है वो 43.38 कैरेट का है, यानी कि लगभग 8.5 ग्राम का। उसकी भी कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास है और ये 15th सेंचुरी का है। मतलब अभी तक जो हमने जो डायमंड आपको बताया, जैसे दरियाई नूर 12th सेंचुरी, उसके अलावा ड्रेसडन ग्रीन ये 17th सेंचुरी का डायमंड है, ये जर्मनी में है। दरियाई नूर जो है वो 36 ग्राम का है, 12th सेंचुरी का है। उसी तरीके से नासाक डायमंड 15th सेंचुरी का है, ये म्यूनिक जर्मनी में है। इसके अतिरिक्त और भी डायमंड है, जैसे कोहिनूर का तो सबने आपने नाम सुना होगा। ये सब इंडियन डायमंड है और सब कोल्लूर माइंस के, कोल्लूर माइंस जिनको गोलकुंडा डायमंड कहते हैं। तो वो चाहे ये होप डायमंड हो या मतलब जो ड्रेसडन ग्रीन हो या दरियाई नूर हो जो पिंक डायमंड है, या होप डायमंड जो ग्रे नीले कलर का डायमंड है, और ये करीब करीब 9 ग्राम का, यानी कि लगभग 45 कैरेट का है। और ये 17th सेंचुरी में कोल्लूर माइंस में पाया गया था, कोल्लूर माइंस में पाया गया था। और इसकी कीमत, ये सब गोलकुंडा डायमंड्स कहे जाते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट डायमंड, मतलब विश्व के सबसे बेहतरीन डायमंड जो रंगीन डायमंड थे वो हमारे देश में पाए जाते थे। ये जो आपका होप हीरा है ये लगभग 28 अरब 80 करोड़ 60 लाख के आसपास है ये। और उसी तरीके से कोहिनूर जो है ये तो खैर व्हाइट कलरलेस डायमंड है, ये 16 अरब 45 करोड़ 75 लाख का है। तो ये कहना कि हमारे यहाँ कलर डायमंड थे नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अब जो हमारी जेम टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें हम कलर डायमंड्स पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कलर डायमंड की जो रत्न संपदा है वो भारत में अपेक्षित पड़ी हुई है। और अपेक्षित पड़े होने की वजह से भारत सरकार को प्रतिवर्ष सैकड़ों खरब का नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कहना कि हमारे यहाँ कलर डायमंड्स हैं नहीं, तो जनता को ये पता चलना चाहिए कि हमारे ही कलर डायमंड्स दूसरों के पास हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो हमारे एक आध लोग जो मतलब जो फॉरेनर्स आते हैं उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो अगर जेम्स वगैरह की दुकान पे अगर जाएं तो केवल अगर वो अपना इक्विपमेंट उसको हल्का से उसको छुड़ा देंगे नक से, तो दे विल नो दिस इज डायमंड। तो और यहाँ पर अगर आप किसी को भेज दो तो जेम टेस्टिंग लेबोरेटरीज कहते हैं ये नकली हटाओ, तो वो लोग आगे हो सकता है कि खाली अपने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से, XRF टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, तो अब उन्होंने हल्का XRF के इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्होंने हल्का सा उसको छुला दिया नक से और वो जान लिया कि ये प्योर कार्बन है, दिस इज डायमंड, और उसको लेके चले गए इंडिया से। तो मिला उनको 10 रुपए का, बेच दिया उन्होंने 28 अरब का, 20 अरब का, 30 अरब का। तो हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है चेक करने का। कलर डायमंड हमारे, हम तो बड़े बड़े डायमंड्स की बात कर रहे हैं, 2 कैरेट, 5 कैरेट, 10 कैरेट, 8 कैरेट, ये उस समय के धनाढ्यों के होते थे, उस समय के जो छोटे जिम्मेदार हुआ करते थे, राजे रजवाड़े, छोटे छोटे स्टेट्स जिनकी हुआ करती थी। तो जो बड़े डायमंड्स थे वो राजा महाराजा खरीदा करते थे, जिनके जिनके एम्पायर्स होते थे। छोटे डायमंड्स जो है वो जमींदार खरीदा करते थे। तो 1947 के बाद जब हमारे यहाँ जब सब राजे रजवाड़े जमींदार खत्म हो गए, तो उनके ही डायमंड्स जो है मार्केट में आए, जिसको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, और वो बैंकॉक के नकली रत्नों के साथ मिल चुके हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए एक ऑथेंटिक जेम टेस्टिंग प्रोसेस। तो बस यही मेरा कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि अरोरा पिरामिड होप की तरह हमारे यहाँ डायमंड नहीं, तो उनके पास तो कम है, हमारे पास तो 296 गलत से कोई ज्यादा निकल रहा है, लेकिन टेस्टिंग प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप शुरुआत से अगर हमारा वीडियो देखते आए हैं तो आपको यह पता होगा कि हमारे जो जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे कश्मीर हो, तो वहाँ पे जो पहाड़ है वो पहाड़ अपने अंदर रत्नों को, खनिजों को बहुत समेटे हुए हैं। वो अपनी कहा जाए तो जैसे माँ अपने गोद में बच्चे को रखती है, तो वैसे ही उन पहाड़ों ने अपने गोद में इन बेशकीमती रत्नों को रखा है। जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा भारत से लूट करके लेकर चला गया था, नादिर शाह, जो हमने इतिहास में पढ़ा है। तो बाकी जो डायमंड है, चाहे वो दरियाई नूर हो या फिर अन्य जो डायमंड इन्होंने बताए, इसके बारे में कहीं भी हमने कहीं सुना नहीं, या फिर बहुत कम लोगों ने सुना होगा।
तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड का, इस वीडियो का बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम सब लोग ये जानें कि हमारा देश कितना संपन्न है। चलिए अब हम बात करते हैं आशीष तिवारी जी से। आपका भी स्वागत है, पहली बार आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि डायमंड को लेकर के आपका क्या विचार है और जनता को आप क्या समझाना चाहेंगे। देखिए, मिनरल्स के क्षेत्र में हमारे यहाँ पूरी तरीके से जो चेकिंग प्रोसेस है वो अनजान लोगों को, मतलब जिनको भी कोई नॉलेज नहीं है, एक पैसे की उनको उनकी स्ट्रीम नहीं है, जैसे कि ये साइंस का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसको आसानी से नहीं जाना सकता है, वो इन्होंने एकदम बर्बाद करके रख रखा है। जो आपके GIA है या GIGB है, ये बहुत छोटे टर्म्स का आपको सर्टिफिकेशन दे देती हैं और इसके बाद ये आपको ऑथेंटिक नहीं करती हैं कि आप जेम टेस्टिंग लैब खोल लें या जेम टेस्टिंग के क्षेत्र में भी जाने के लिए आपको पब्लिक को देने के लिए अलाउड नहीं। वो अपने लिए सिर्फ अपनी सर्विसेज के लिए कि अपने ज्ञान के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज का। वो सिर्फ वो नॉलेज देती हैं, नॉलेज का सर्टिफिकेशन कि इनको नॉलेज है, लेकिन कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जिससे कि हम लोग जो ये लैब खोल के बैठे हुए हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। मतलब कहने का मतलब ये हमारे इंडिया में, ये हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी, हमको लगता है कि आज की तारीख में उनकी नाकामयाबी है कि जो उन्होंने ये जेम टेस्टिंग लैब्स के ऊपर जो उनको एक्शन लेना चाहिए या जिस तरीके से इस पे फ्रॉड हो रहा है, वो इसको रोकने में पूरी तरीके से मतलब अच्छा है। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लिए मैंने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को लेटर भी लिखा। अच्छा, मैंने लिखा कि प्लीज मतलब स्टॉप दिस टाइप ऑफ मतलब चेकिंग ऑफ द जेम्स। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे बस का नहीं। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है। तो मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को मैंने 2 बार लेटर लिखे और एक बार तो मैंने उनको लेटर लिखा था कि आपके यहाँ डायमंड चेकिंग बिल्कुल गलत है भाई। जो एक रिफ्रैक्टोमीटर नाम का इक्विपमेंट आता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया जाता है जेम का। तो मैंने कहा कि इसमें ये मैक्सिमम 1.8 तक होता है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बहुत ऊपर होता है, तो आपके पास चेक करने का कोई साधन ही नहीं है, तो आप डायमंड चेक कैसे करते हो। तो उसके लिए उन्होंने हमको जवाब दिया था, इंडिया वालों से मैंने पूछा था और जवाब मुझे अमेरिका से आया था। मतलब दे रोट टू GIA एंड GIA रोट टू देम एंड दे ट्रांसफर देयर रिप्लाई टू मी। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब मैं इंडिया गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी से पूछ रहा हूँ, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, कि आपको डायमंड का मतलब चेक करने का क्या तरीका है। तो दे आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू मी, दे आर राइटिंग टू अमेरिका। वो अमेरिका को लिख रहे हैं और अमेरिका वाले अपना जवाब उनको भेज रहे हैं, वो जवाब हमको ट्रांसफर कर रहे हैं। और दे आर सेइंग कि मेरे मेरे जो है वो ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट इंडिया में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वही ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ अमेरिका में जेम टेस्टिंग के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। ये पहले की वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। भाई आपकी यहाँ पे एक GII जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने जितने भी टेस्ट करते हैं सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं, कोई भी साइंटिफिक टेस्ट रत्नों का नहीं करता है। अच्छा, एक टाइम पे ये एक साइंटिफिक टेस्ट के लिए एक मशीन लेके आए FTIR। उस पे इन्होंने कहा और ये दावा किया कि FTIR से हम नगों का सही क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये मशीन जो बता रही है, ये मशीन ये भारत में आई, कब आई थी? 2008 में चेक कराया, 8 या 9 में, 2008 या 9 में नहीं चेक, और वो करोड़ों रुपए की मशीन थी। अच्छा, उसकी जो कीमत है वो एक नॉर्मल मशीन नहीं थी, वो स्टेट ऑफ आर्ट की एक बहुत स्पेसिफिक मशीन कह के आई थी। लेकिन उससे जब रिजल्ट लिया गया स्पेसिमेन पे, तो अब चूंकि वो एक मशीन है तो मशीन अपना रिजल्ट मशीन के हिसाब से देगी, साइंटिफिक टेस्ट है। उस पे जब रखा गया तो मशीन ने बोला कि नहीं, दिस इज अ रूबी। लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज माइक्रोस्कोपिक और अदर अनसर्टिफिकेट
साइंटिफिक टेस्ट उन्होंने उसको करके और उसको सिंथेटिक रूबी घोषित कर दिया। मतलब वो करोड़ों रुपए की मशीन का दिया हुआ रिजल्ट ना मानते हुए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे बिलीव करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो आप ये जो बता रहे हैं कि ये तथ्य क्या मीडिया में आया था, ये जनता के ये समक्ष भी आपको आया बताऊं था? कि हम अब आपने इस मुद्दे को छेड़ा हुआ है, तो ये कोर्ट तक मैटर गया हुआ है, हाई कोर्ट तक इस पे रिट दायर हुई है और हम लोगों ने काफी मेहनत की। लेकिन अभी वो पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उनकी जो नीतियां थी, जो उनकी कुछ अपनी मजबूरी रही होगी या मैं नहीं जानता, अब निजी स्वार्थ रहा हाँ, होगा। लेकिन आज की तारीख में मैं ये संतुष्ट हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है इसने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, इसने बहुत अच्छे मतलब जो ब्लॉक्स थे उनको क्लोज किया हुआ है। लेकिन फिर भी अभी इस गवर्नमेंट को बहुत काम करने की जरूरत है और इस क्षेत्र में तो इसको पूरी तरीके से डिवोटी हो जाना चाहिए अपने मिनरल्स के क्षेत्र। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे हर एक देश की खुद की एक खासियत होती है, एक महत्ता होती है। तो जब हमारे देश में हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता भाई, हम जीआईए की रिपोर्ट क्यों माने? हाँ, हम जीआईजीपी वो ग्रेट ब्रिटेन की रिपोर्ट क्यों माने? कोई भी ये देश नहीं चाहेगा कि भारत तुरंत विकसित हो जाए। इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा जो रोल है पूरी जीडीपी में, वो जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा रोल है। आपको जो विदेश से आपको वो मिलता है डॉलर, विदेशी मुद्रा, सबसे बड़ा रोल आपका जेम्स का है। हासिल जी टोकना चाहूंगा, वो भी तब जब आप रियल जेम्स पहचान नहीं पा रहे। अगर रियल जेम्स कहीं पहचान लें तो सारी जहां से जीडीपी के सारे आंकड़े एक तरफ और जेम्स का आंकड़ा एक तरफ होगा। भाई अभी आपको बताऊं 5 ग्राम 6 ग्राम का एक रूबी, सनराइज रूबी नाम है उसका, SUNRISE सनराइज रूबी, वो जो है वो अभी बिका है मतलब ऑक्शन में, वो 2 अरब 49 करोड़ का बिका है। 2 अरब 49 करोड़ का सनराइज रूबी। आपने इंडिया में सुना कभी 1 अरब कभी कोई रूबी बिका? हमारे ही देश से जाकर के विदेशों में खरबों में बिक रहे हैं और ये सब बर्मीज रूबी है। सर एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि हमारे अभी जो इसरो के डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने कहीं पे अभी कोई लेक्चर चल रहा था तो उन्होंने ये बात कही है, अपनी बात रखी उन्होंने कि हम लोगों को वेदों से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारा जितना भी साइंस है वो सब हमारा वेदों के अंदर है। लेकिन अभी कुछ जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, जो मतलब हमारी गवर्नमेंट की अच्छाइयों को नहीं समझ पा रहे हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब इसको आप किसी भी रूप से देख सकते हैं। अभी उन्होंने उनको कमेंट कर दिया कि मतलब ये वेदों को ले आए और ये पढ़े लिखे जमाने की बात कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको आपने ज्योतिष की बात की, 1 मिनट आशीष जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा। आपने अभी एक उस पे बनाई थी वो एक आपने 3 वो शिवलिंग 3 रंग बदलने वाला, आपने शिवलिंग की बात की थी। तो यहाँ पर जो कई एक मतलब जो पुरानी हमारी जो मतलब डाइटीज की मूर्ति हैं जो देवताओं की, तो वो बहुत महंगे पत्थरों से बनाई जाती थी। अब ये जो 3 रंग जो बदलने वाली मूर्ति है, ये एलेक्जेंड्राइट भी हो सकती है। तो एलेक्जेंड्राइट 3 रंग बदलता है। राइट, सुबह रंग कोई और होता है, धूप में अलग होता है, रॉड की रोशनी में अलग रंग होता है। तो एलेक्जेंड्राइट का इतना बड़ा पत्थर हो सकता है, वो बहुत शिवलिंगी सैकड़ों अरब रुपए का हो। तो गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ नहीं है कि इसको बचाया कैसे। हाँ, जिस शिवलिंग का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल में एक वीडियो है जो 600 मैंने देखा 625 साल पुराना एक शिवलिंग है जो स्वयं धरती से निकला है। उसको किसी ने स्थापित नहीं किया था। वो स्वयंभू शिवलिंग उसे कहा जाता है। स्वयं धरती से निकला था। वो दिन में 3 बार रंग बदलता है। तो वो भी वीडियो हम लोगों ने जाकर के पहचान नहीं। हाँ, हमें उस भी वीडियो से बताने का हमारा यही उद्देश्य था कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे। आप ये सोचिए कि एक पत्थर जो अभी ये नाम आप सुन रहे हैं, तो ये पत्थर वो जो शिवलिंग है वो इसी पत्थर का बना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और आपको ये बताऊं कि जो एलेक्जेंड्राइट वहां पे अगर बना है तो इसका मतलब उस इलाके में और पत्थर था एलेक्जेंड्राइट जैसा। तो इसका मतलब माइंस हो सकती है वहां पे एलेक्जेंड्राइट की। और अगर माइंस है तो इसका मतलब जो स्टोमेट आइटम लिस्ट में जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड्स के यहाँ है और मतलब एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962
में जो प्रेस्क्राइब सबस्टेंस है ये इसी से पाया जाता है, ये एलेक्जेंडाइट से, बेरिलियम। तो वहां पे हो सकता है बेरिलियम की माइंस हो। अभी इंडिया का बहुत एरिया अनएक्सप्लोर पड़ा हो। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आप कुछ पत्थरों के और रत्नों के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो आपको साइंस के बारे में कह रहा था कि मतलब जो हमारे इसरो के डायरेक्टर साहब ने वेदों का जिक्र दिया कि हमारा जो साइंस है जो कि उन्होंने बताया कि पश्चिम की तरफ चला गया, और ये कुछ हम लोगों के समय साथ ऐसा टाइम पीरियड भी बीता। कुछ बहुत सारे ऐसे शासक आए जिन्होंने हमारे सभ्यता को पलटने की, डुबाने की कोशिश की। तो लेकिन सनातन, चूंकि सनातन है, सनातन इज अ रूट, तो इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। आप ये सोचिए कि हमारा सनातन धर्म, इससे अच्छा धर्म क्या हो सकता है? इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप सोचिए कि अगर आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, आप अगर आप ये देखेंगे, इसी चैनल में हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, जिसे आज हम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने कितनी करीब 300 बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये सब हमारे देश में उपलब्ध है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक बहुत हैं। आप समस्या क्या है कि हम लोग थोड़ा सा पश्चिम सभ्यता के ऊपर आकर्षित हो गए, जो अभी बहुत चीज़ों के, आप खुद सोचिए कि कुछ टाइम पहले ये कहा जाता था कि धरती चपटी है, ऐसा हुआ, अलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ, और बहुत सारी ऐसे इतिहास। अभी हमने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया, ज्वालामुखी के बारे में फटा अभी हवाई में, मतलब जो फटा है ज्वालामुखी, वो लगभग न जाने कितने हेक्टेयर में उसका लावा फैला हुआ है। तो बताइए वहाँ खनिज बनेंगे कैसे? अभी हवाई में पता है अमेरिका, इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, सनातन धर्म में अगर हमारा ईश्वर इतना महान है, हमारा ईश्वर इतना दयालु है कि हमारे लिए सब कुछ वो दे करके रखा है। अब हमारे यहाँ समस्या क्या है कि कुछ लोग बीच में हमारे, चूंकि हमारा देश पहले मुगलों का गुलाम रहा, फिर उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो लूट खसोट, सांस्कृतिक ह्रास हम लोगों का बहुत ज्यादा हुआ। तो हमारे वेदों की, हमारे आप खुद सोचिए कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय होता, नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने हमारा कुछ और ही होता, वो 6 महीने चलती रही। इतनी, मतलब आप सोचिए कि वहाँ पे कितनी ज्यादा धार्मिक ग्रंथ या पुस्तकें या फिर रिसर्च होंगे कि वो 6 महीने तक वहाँ पे। यही रिसर्चर ही आपके जर्मनी और ये सब यहाँ से पूरे आपका अंग्रेज जो आपका वो ले गए हैं सोना चांदी, वो तो कुछ नहीं ले गए हैं। मतलब जो हम लोगों के यहाँ से लाद के ले गए हैं लूट करके, इन्होंने हम लोगों को जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो हमारे कल्चर को खराब किया है। इन्होंने हमारी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया है। अगर आज हमारी चीज की सही वैल्यू हमको मिल भारत जाए, का सिर्फ आधा आदमी जो है वो यही जानता है कि यहाँ व्हाइट डायमंड होते हैं, केवल व्हाइट डायमंड। व्हाइट डायमंड के मामले में व्हाइट डायमंड नाम लो तो ये, मतलब ये लोग देश अपने नेशनल म्यूजियम में रखे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जैसे ईरान का जो हमारा दरियाई नूर है वो उनकी वॉल्ट में रखा हुआ है, ठीक है। कोहिनूर हीरा उनकी म्यूजियम में रखा हुआ है, ड्रेसडन ग्रीन म्यूजियम में रखा हुआ है। तो मतलब हम लोगों के वो हीरे थे बड़े वाले जो म्यूजियम में रखने लायक थे, उन लोगों पर दूसरे हीरे नहीं है। आप आइडिया लगाइए, दूसरा होप डायमंड नहीं हुआ, दूसरा ड्रेसडन ग्रीन डायमंड नहीं हुआ, दूसरा कोहिनूर नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि भारत में जो उस समय के जो लूट ले गए, इसके अलावा जो और भी जो कई धनाढ़ वाले और 12th सेंचुरी के डायमंड है, इसका मतलब 12th सेंचुरी में से लगातार अभी तक किसी राजा के पास होगा आपने लूटा, लेकिन जो उसके पहले के राजा जो नीचे जा चुके हैं, जो जनरल पब्लिक बन चुके थे उस समय, उनके पास तो उनका अपना एसेट्स था। तो वही एसेट अभी भी भारत में मौजूद है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने की, हर दृष्टिकोण से भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग अपने स्वार्थ को परे रख के इसको कितना ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आप इस, चूंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, मैं किसी के विचारों को ठेस ना पहुंचाते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म और हमारे वेद में जो कुछ लिखा है उसका बहुत सारा वैज्ञानिक कारण है। अगर आप हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथों से किसी बात से आप सहमत नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि हमारे ईश्वर भी कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप पूजा मत करो। ऐसा किसी धर्म में नहीं कहा गया। ईश्वर हमारा ये कहता है, सनातन धर्म हमारा कहता है कि अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है, हम पे श्रद्धा नहीं है, आप मत करो।
मगर उसके बाद भी ईश्वर कहता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे और हम आपके लिए सदा उपस्थित हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं, बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो आप उसे मत स्वीकार करिए, आप उसको मत मानिए, मगर वेदों की बुराई मत करिए। लेकिन आज की तारीख में जो गवर्नमेंट इस समय प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो काफ़ी अच्छे कदम उसने उठाए हैं और नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो में भी उसका काफ़ी अच्छा योगदान है। और हमको ये उम्मीद है, हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए ऊपर वाले से कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा और बल दे और वो अच्छे कदम उठाए और हम लोगों को फिर से जो साइंस के मामले में हम लोग ये लोगों को एहसास दिलाए कि हम लोग हाँ। सोने उस देश में रहते हैं जो वास्तव में सोने की चिड़िया अभी भी जो हम अभी लोग भी हाँ हम लोगों की वैल्यू हम लोग की बढ़े। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ से डायमंड ले जा करके वो अपने म्यूजियम में रख रहे हैं, म्यूजियम में रखने अभी तक तो हम कोहिनूर डायमंड के बारे में जानते हैं। हाँ। मतलब 90% पब्लिक से पूछिए तो उसको दरियाए नूर का नाम नहीं नहीं पता, मालूम होगा, बिल्कुल नासाक पता। वो डायमंड। 5 डायमंड के नाम नहीं बता नहीं सकता बता है। सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर 100 डायमंड है इंडिया में, इंटरनेशनल सिनेरियो की रिपोर्ट है कि अगर वर्ल्ड में 100 डायमंड निकलते हैं तो 90 सूरत में कटते हैं आपके। सूरत की कटिंग डायमंड की सबसे बेस्ट है। बिकते 90 डायमंड इंडिया से ही बिकते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन क्या है कि बस वही सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन इन सब में तो हमारा मैं सरकार से भी यही मेरा विनम्र निवेदन है कि 2 विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका जो कहना है कि रत्नों का परीक्षण की जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो मेथड है जी उसकी में सुधार की आवश्यकता है। तो मेरा भी सरकार से यही निवेदन है कि इन दोनों विशेषज्ञों की बातों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और हमारी इस देश की बहुमूल्य संपदा को सुरक्षित किया जाए। पिछली वीडियो में शशिकांत गुप्ता जी ने बताया था कि एक वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिक ने ये कहा था कि इन सारे खनिजों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री को उतार देना चाहिए। तो आप समझिए कि ये वो रत्न, वो खनिज कितने महत्वपूर्ण है कि हमें सैनिकों को उनकी सुरक्षा के लिए रखना ये चाहिए। इंडिया के टॉप साइंटिस्ट ने भी अपने बयान में हाँ, कहा। ये टॉप साइंटिस्ट के पूरे टॉप ग्रुप साइंटिस्ट ने ने कहा, बिल्कुल सही बात है। कि मतलब ये जनरल पब्लिक के हाथ में नहीं रहना चाहिए, हाँ। ये जो है मिलिट्री के हाथ में देना मिलिट्री चाहिए। के हाथ में रहना चाहिए। तो आप सोचिए कि हमारी, अब बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी चीज जो इतनी बहुमूल्य हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हीरे की परख जो होती है वह जौहरी कर सकता है, तो इन बहुमूल्य खनिजों की, रत्नों की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो इसके विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, वर्ल्ड में जो भी हर कंट्री के में 150 रईस होते हैं बड़े घराने, इनके यहाँ जब शादियां होती हैं तो अरबों रुपए की खरीदारी होती है। तो ये जो रत्न खरीदते हैं, ये जो 1 अरब या 2 अरब के रत्न खरीदते हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते हैं। तो ये कभी जितने बड़े आदमी पूरे वर्ल्ड के थे सब इंडिया आया करते थे। जितने कंट्रीज के बड़े आदमी, जो रिच कंट्रीज होते थे, बड़े बड़े मतलब जो है धनाढ्य, मतलब जो उद्योगपति होते थे, वो इंडिया आया करते थे। अब ट्रांसफर हो गया है बिजनेस टू अमेरिका। तो एक बार फिर उसको इंडिया में अगर आप लाना चाहते हैं तो अपने पुराने रत्नों को पहचान लीजिए। इसमें एक मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे देश का सबसे बड़ा एक नुकसान जो इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। इनडायरेक्ट वे में कहने का तात्पर्य यह है कि रत्न हमारे यहाँ से चले गए, अमेरिका बेच रहा है। अब क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि हमारे ही भारत देश का कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा व्यापारी उन रत्नों को जाकर के खरीद रहा है, जी आप खुद सोचिए कि हमारा रुपया भी विदेश में जा रहा है, ये और जो दूसरे का आ रहा था वो भी गया। हाँ। बहुमूल्य रत्न तो गया ही गया। उसके बाद हमारे देश का जो अभी वर्तमान की जो करेंसी है, जो अभी रुपया चल रहा है, वो भी जा करके जा रहा है। और जो हमें मिलना चाहिए वो कूड़े पड़ा है, वो तो कूड़े में पड़ा है। तो मेरा भी सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम चाहेंगे सरकार से कि खनिज और रत्नों के डिपार्टमेंट में थोड़ा सा सुधार हो, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। और दोनों विशेषज्ञ बार बार ये कह रहे हैं कि भारत में सुधार होना चाहिए। तो इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से हम यह एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।